पोको ने एक साल पहले एक बीस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि पोको F7 है, जिसके ऊपर उस समय भी ज़्यादा बात नहीं करी गई थी। मोस्टली यूट्यूबर के साइड से रिकमेंडेड किया गया था iQOO Neo 10 और OnePlus Nord 5। OnePlus Nord 5 अपनी जगह पे बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन iQOO Neo 10 एक साल बाद कैसा कंडीशन में पहुंच चुका है उसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, आप देख लेना। बट आज हम करने वाले हैं बात पोको F7 की कि एक साल बाद ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। लॉन्च हुआ था उससे लेके आज तक में क्या इसके अंदर अपग्रेड आए हैं, क्या डाउनसाइड आए हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जल्दी एक नया सेल चालू होने वाला है जिसमें कई सारे स्मार्टफोन आपको अच्छे डिस्काउंट पे देखने को मिलेंगे। और वहीं पे हमारा पोको F7 भी लिस्ट हो चुका है जो कि आपको 32K के आसपास है जो देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो प्राइस हाइक की वजह से प्राइस जो जा चुका है वो है 37 के आसपास का। बट ये काफ़ी अच्छे ऑफर में मिलता है, लेकिन एक साल पुराना होने के बावजूद क्या इसे कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसका एक रियल यूजर रहा हूं पिछले एक साल से। और साथ साथ बाकी यूजर्स का भी मैंने फीडबैक और ओपिनियन लिया है कि उनका डिवाइस एक साल तक कैसा कंटिन्यू कर रहा है आज की डेट में, वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और आप कंफ्यूज हो Neo 10 और पोको F7 के बारे में, तो आपका क्लियर हो जाए मेरे दोनों वीडियो वॉच करके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पोको F7 का सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगा कि ये जो लॉन्च हुआ था बेस वर्जन आपको ये 12GB और 256 स्टोरेज के साथ ही देखने को मिलता है। वहीं पे अदर ब्रांड आपको है जो 128 स्टोरेज और 8GB का रैम प्रोवाइड करते हैं, जबकि यहाँ पे प्राइस बाकी डिवाइस कंपेरिजन में थोड़ा सा डाउन साइड ही देखने को मिलता है और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम है कि आप हाथ में होल्ड करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक प्रीमियम फ्लेक्सी लेवल के डिवाइस को होल्ड कर रखे हो। तो इसका पूरा डिजाइन आईफोन से लिया गया है। बैक आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, ग्लास बैक दिया गया है, मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है, डिस्प्ले आपको सिमेट्रिकल बेजल के साथ देखने को मिलता है जो कि फ्लैट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि आपको यहाँ पे पसंद आएगा। जब भी आप इसे हाथ में होल्ड करोगे तो ऐसा लगे कि आपने एक प्रीमियम डिवाइस को होल्ड कर रखा है, जो कि इसका मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि इन हैंड फील आपको जो काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा हैवियर साइड में जरूर आता है क्योंकि इसमें आपको बिगर बैटरी देखने को मिलता है 7550 mAh का, जिसमें इन द बॉक्स 90 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर इसका चार्जिंग के टाइम की बात करें तो स्टार्टिंग से अभी तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ये आपको 50-55 मिनट और 60 मिनट के अंदर जो कंप्लीट चार्ज हो जाता है 0 से 100%, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हल्का फुल्का वार्म होता है, जो कि मोस्टली सारे फ़ोन होते हैं। और गर्मी आज के टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई ऐसे में नॉर्मल रखे फ़ोन हीट हो रहे हैं, तो भाई हीटिंग तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी और सेम iQOO Neo में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे गेमिंग कैसा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो कि आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। बाकी अगर इन द बॉक्स की बात करें तो आपको फ़ोन मिलता है एक अच्छा प्रीमियम बैक कवर देखने को मिलता है। स्क्रीन पे आपको जो स्क्रीन गार्ड अप्लाई मिलता है, तो स्टार्टिंग में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट एक टेम्पर ग्लास आप अप्लाई कर लेना। सिम इजेक्टर और बाकी बेसिक से हर एक चीज़ आपको इन द बॉक्स देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बिगर बैटरी दिया गया है, तो इसका पूरा एडवांटेज भी लिया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो कि 22.5 वाट का है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आपके लिए लाइफ सेविंग वाला फीचर से जो बन सकता है। और IP रेटिंग का तो कोई कहना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको IP का सबसे हाईएस्ट रेटिंग देखने को मिलता है 69 के, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पे आपको सिमेट्रिकल बेजल देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका जो साइज है वो आपको 6.88 इंच 1.5 के 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 12 बिट पैनल है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। और साथ साथ यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i का बैक और फ्रंट दोनों में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे HDR वगैरह के आपको फुल्ली सपोर्ट मिलते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब वगैरह पे इसमें कोई इशू नहीं आता। और आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको इसके ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं होगी, आप आसानी से यूज कर सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर तरीके से देखने को मिलता है। और फिंगरप्रिंट का रिस्पांस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि सही पोजीशन पे दिया गया है। तो फिंगरप्रिंट और डिस्प्ले वगैरह से रिलेटेड आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पे सम टाइम कुछ लोग के कंप्लेन जरूर आते हैं HDR से रिलेटेड कि हाइपरओएस के अंदर HDR उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, सम टाइम ये सही करता है, सम टाइम नहीं करता। तो ये थोड़ा सा मे भी आपको इशू हो सकता है, बट अगर आप HDR वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करते तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। और हाँ, इतने लॉन्ग टाइम के बाद लोगों के जरूर फीडबैक आने लगे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो हल्का सा डाउन हो चुका है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लो फील होगा ऑडियो, लेकिन हाँ हल्का सा डाउन है, थोड़ा सा और बेटर होगा तो बेटर रहेगा। बट मे बी इन फ्यूचर आने वाले अपडेट में शायद ये और इंक्रीज हो जाए, बट उम्मीद ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी शिकायत नहीं होती। आपको जो 5G++, 4G+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, NFC, IR ब्लास्टर, बाकी सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर इसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आया था, जो कि HyperOS 2 पे रन कर रहा था, बट अभी के टाइम पे HyperOS 3 पे आ चुका है और जल्दी 3.1 भी आने वाला है और Android 16 रन कर रहा है।
यहाँ पे आपको 4 ईयर का एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेगा और 6 ईयर का सिक्योरिटी पैच। तो अभी भी अपडेट के मामले में ज़्यादा पुराना ये नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर ही अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि हाइपरओएस आपको कितना पसंद है या नहीं, कमेंट जरूर करना है। अगर इसके पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 देखने को मिल जाता है, जहाँ पे LPDDR5X और 4.1 स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसका UI को काफ़ी ज़्यादा स्नैपी बनाता है। यहाँ पे एनिमेशन काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, UI एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा रहता है। हल्के फुल्के सम टाइम आपको जिटर फील होते हैं, जो कि मोस्टली UI में कभी कभी देखने को मिल ही जाता है, तो इस रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पे AnTuTu CPU टोटल Geekbench और 3D के जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, काफ़ी टॉप नॉच रहते हैं। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये परफॉर्मेंस जैसा प्रोवाइड करता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि टॉप नॉच है। लेकिन वहीं पर हम बात करें गेमिंग की, तो अभी तक इसमें आपको 90 FPS अनलॉक देखने को मिलता है। 1 ईयर कंप्लीट हो गया बट 120 FPS अनलॉक नहीं हुआ है। और लास्ट टाइम पोको के F6 के साथ ऐसा ही हुआ था। पोको F6 जब लॉन्च हुआ था उसमें भी 90 था, लेकिन पोको F7 लॉन्च होने के 2-3 मंथ पहले है जो उसमें 120 आ गया था, बट अभी तक स्टिल यहाँ पे नहीं आया है। तो कोई खास उम्मीद नहीं है कि इन फ्यूचर ये अनलॉक होगा या नहीं होगा। बट आप एक एडवांस टाइप के यूजर से तो आप यहाँ पे इजीली जो 120 FPS को अनलॉक कर सकते हो और अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्राफ वगैरह दिखाता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो गेमिंग का रिजल्ट किस तरीके से है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हीटिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और अगर बाकी तो डिवाइस से कंपेयर करें तो अभी के टाइम में तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सारे फ़ोन हीट हो रहे हैं, बट ये उसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हीट होते हुए आपको नज़र आता है। लेकिन पोको का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बाकी अदर फ़ोन हीट होते ही थ्रोटल करने लग जाते हैं, बट ये मैक्सिमम हीट होने के बाद भी जल्दी थ्रोटल नहीं करता है। तो गेमिंग में आपको इसका एडवांटेज मिल जाता है। और अगर आप इसका हीटिंग कंट्रोल कर लेते हो, फ़ोन कूलर यूज करते हो या कूलर या फैन या फिर ऐसी, जिससे आप जो इसकी हीटिंग को कंट्रोल कर पाओ, तो आपका जो गेमिंग है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। 90 FPS रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला इसके गेमिंग को लेके। लेकिन आप एक्स्ट्रा FPS अनलॉक कर लेते हो 120 वगैरह, बूटलोड अनलॉक करके, रोम डाल के, मॉड्यूल डाल के या जैसे भी करो, तो उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होगा। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कूलिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, आप नॉर्मली प्ले करते हो, तो ऐसे में आपका फ़ोन थोड़ा ज़्यादा वार्म होता है। और जब ये ज़्यादा वार्म होता है, ज़्यादा हैवी यूज में जाता है, तो ऐसे में आपका बैटरी ड्रेन भी थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है नॉर्मल केस के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इंडिया में तो ये 7550 mAh के साथ लॉन्च हुआ है, जबकि ग्लोबल में 6500 mAh के साथ लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे जो इंडियन यूजर्स को जो बैकअप मिलता है स्टार्टिंग पे जब ये लॉन्च हुआ था, वो 11 आवर्स से 12 आवर्स के बीच में है, जो नॉर्मल तरीके से स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाया करता था। और गेमिंग करके करीब 8 आवर्स के आसपास का नॉर्मल बेसिक, क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग रहता है कि किस तरीके से वो लोग इसे यूज कर रहे हैं, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट HyperOS 2 के बाद जब HyperOS 3 आया है तो इसमें थोड़ा सा बैटरी ड्रेन इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में, और स्मूथनेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो वैसे में अगर अभी के टाइम का हम देखें तो आपको जो अप्रॉक्स 6 आवर्स का गेम वगैरह करके जो बैकअप प्रोवाइड कर देता है, और आप गेमिंग नहीं करते हो, नॉर्मल बेसिक यूज करते हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे 10 आवर्स का, 11 आवर्स का या 12 आवर्स का है जो स्क्रीन ऑन टाइम निकालो। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ, जो कि एक वाईफाई यूजर है, वो भाई कहते हैं कि मेरा भाई 15 से 17 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। तो समझ सकते हो ये किस टाइप का लाइटर यूजर होंगे, बट ये टोटली डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि बैटरी से रिलेटेड कोई खास बिग शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के कंपैरिजन में 1 साल बाद हल्का सा आपको एक्स्ट्रा ड्रेन नोटिस होता है लेटेस्ट HyperOS के साथ। बट फिर भी आप अगर इसे चार्ज करते हो तो 1 डे का तो ये आपको बैकअप निकाल के देगा, चाहे आप गेमिंग करो या फिर जो आप यहाँ पे नॉर्मल बेसिक यूज करो, तो 1 डे के लिए ओवरऑल सही है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी दिया गया है उसके हिसाब से आपको उतना ज़्यादा बैकअप देखने को नहीं मिलता है, तो ये थोड़ी सी मे भी आपके लिए शिकायत होगी। बट 1 डे कवर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप 90 FPS के साथ भाई हैप्पी हो तो आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो। बस वही है कि आपको हीटिंग थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हीटिंग को लेकर। और अगर आप एडवांस हो तो 120 अनलॉक कर पाओगे। और बाकी वैसे भी जितने भी डिवाइसेज है जो कि 120 FPS अनलॉक करके देते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, वो स्टेबल 120 नहीं देते। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज भी मिलता है, फ्रीडम वगैरह, जो कि एडवांस यूजर्स के लिए है, बट बेसिक यूजर्स के लिए कुछ खास आपको एडवांटेज देखने को नहीं मिलता है। जैसा है वैसे के साथ आपको जो यहाँ पे रहना पड़ेगा। गेम ट्रो में ओवरऑल काफ़ी सही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वॉइस चेंजर वगैरह, परफॉर्मेंस बूस्ट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था काफ़ी टाइम पहले, तो आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। हम इसके कैमरे की बात करें तो आपको यहाँ पे कैमरा ओवरऑल सही देखने को मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सोनी का IMX882 आपको देखने को मिल जाता है, साथ से अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी आपको यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। जिसकी अगर फोटोज एंड वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, इससे आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल वगैरह दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है। अभी टाइमिंग हो रहा है करीब 1 से 1:30 बजने वाला है और फेस पे आ रहा है डायरेक्ट पे। आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और जो ऑडियो आ रहा है अच्छा खासा आइडिया लगने वाला है। और स्टेबलाइजेशन ओवरऑल आपको जो काफ़ी हद तक सही देखने को मिल जाता है। तो इसका बैक कैमरा आपका 4K का 60 fps मैक्स सपोर्ट करता है और सेल्फी में आपको 1080p का 60 fps देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी प्रो वीडियो मोड आपको नहीं मिलता है। अगर आपको प्रो वीडियो मोड वगैरह यूज करना है तो आप उसके लिए ब्लैक मैजिक या फिर बाकी अदर थर्ड पार्टी कैमरा यूज में ला सकते हो। और अगर आप ऐसे यूजर्स हो कि आप थोड़ा कंटेंट भी बनाना चाहते हो, रील भी शूट करना चाहते हो, गेमिंग भी करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें करना सकते हो, तो इस रिलेटेड आपको शिकायत नहीं होगी। और इसका जो डिफॉल्ट स्टॉक कैमरा है ये ओवरऑल आपको डिसेंट फोटो निकाल के देता है। बट आप इसे थोड़ा लेवल अप करना चाहते हो, क्वालिटी को और इंप्रूव करना चाहते हो, तो इसमें आप Gcam ऐड कर लो। उसके बाद आपका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। डे लाइट हो या नाइट हो, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो यहाँ पे कैमरा आपको जो एडवांटेज मिल जाता है Gcam डालने के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। और वैसे भी इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ढूंढते हो तो वहाँ पे आपको कैमरा डाउन साइड देखने को मिलता है, और कैमरे वाला फ़ोन ढूंढते हो तो वहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस डाउन साइड देखने को मिलता है, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट का यही हाल है। बाकी जैसे कि बाकी अदर स्मार्टफोन के अंदर आज के टाइम में जो AI के फीचर्स आते हैं, सर्कल टू सर्च, गैलरी एडिटिंग और बहुत सारे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो आपको AI से रिलेटेड भी कोई कंप्लेन या शिकायत नहीं होने वाली। बाकी अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करिए पोको F7 को आज की डेट में बाई करना चाहिए नहीं 2026 में, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि आप बाई कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। पहला कि आपको बाय डिफॉल्ट स्टॉक आपको जो 90 fps देखने को मिलता है। आप एडवांस यूजर्स हो तो 120 अनलॉक कर पाओगे, अदरवाइज 90 के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आप हैवी यूजर्स हो, पूरे दिन गेमिंग करते हो, तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन थोड़ा सा आपको ज़्यादा नोटिस हो सकता है और हीटिंग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हीटिंग से रिलेटेड अक्सर जो कंप्लेन रहेगा। और आज के टाइम पे कोई भी स्मार्टफोन हो वो हीट करेगा ही करेगा, क्योंकि गर्मी और इन्वायरमेंट ही इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि आप बिना कंट्रोल के ये चीज़ नहीं कर सकते। बट ये एडवांटेज है कि यहाँ पे हीटअप होने के बाद भी उतना ज़्यादा टोटल जल्दी देखने को नहीं मिलता जितने कि बाकी अदर ब्रांड में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये प्रीमियम फील देता है, IP रेटिंग देखने को मिलता है, और जिस प्राइस पे ये मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा प्राइस है। आप जल्दी से बाई कर सकते हो। अदरवाइज सेल खत्म होने के बाद इसका प्राइस फिर से जो वही पहले जैसा ही चला जाएगा और आने वाले टाइम में ये 40 को भी क्रॉस करेगा और सेम iQOO Neo 10 का भी प्राइस 40 चला जाएगा। तो आप iQOO Neo 10 और पोको F7 के बीच में कन्फ्यूज हो तो मैं अपना ओपिनियन दूँ तो भाई आप है जो पोको F7 के साथ जाओ। अदरवाइज आपको स्टेबल चाहिए, ज़्यादा टाम झाम नहीं चाहिए, अच्छा सा UI स्क्रीन भी चाहिए, तो आप OnePlus Nord 5 के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है और वो अपने इन प्राइस सेगमेंट पे सबसे बेस्ट है और ऑल राउंडर फ़ोन बन के निकल के सामने आता है। बट वहीं पे आप प्रो लेवल के कस्टमाइजेबल एडवांस यूजर्स हो तो पोको F7 इकलौता आपके लिए ऑप्शन होगा। बाकी नियो का क्या हाल है मैंने वीडियो दे रखा है, आप जाकर चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि 1 साल बाद वो किस तरीके से काम करता है। बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड फ़ोन का लिस्ट में दे दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो और बाई कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।